वन पीस चैप्टर नंबर 1187 के ट्रांसलेशन आ चुके हैं और ये वाला चैप्टर क्या बवाल चैप्टर निकल के आया भाई हम लोग के आगे। लूफी ने ईमू के जो घूसा मारा था पिछले चैप्टर के अंदर तो सेटिस्फेक्शन हम लोग को मिला ही था, बट इस वाले चैप्टर के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट और आने वाला है क्योंकि ईमू की पावर्स देखने को मिलने वाली हैं। लाइक वो ओमेन का बहुत ही तगड़े तरीके से यूज कर रहा है एंड काफी सारी चीजें हुई है। तो चलो मैं तुम लोग को चैप्टर को A to Z समझाता हूँ, बट उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई देखो 1 लाख की तरफ जा रहे हैं, नहीं किया तो कर लो यार, फ्री है तुम्हारे लिए सब्सक्राइब करना। ये वाली हरकतें यार मत करा करो, वीडियो को लाइक कर देना। सो चैप्टर नंबर 1187 का नाम होने वाला है द सोर्स ऑफ ट्रबल, या मान लो ईमू जो भी बखेड़ा इस टाइम पे खड़ा करने वाला है शायद से उसीलिए इस वाले चैप्टर का नाम ये है क्योंकि उसने लोकी के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक करे। चलो चलते भाई चैप्टर की तरफ, बवाल हुआ है। और यहाँ पे एक बहुत ही मस्ती कवर स्टोरी भी हम लोग को देखने को मिलने वाली है जहाँ पे रीजू एक डक को प्रोटेक्ट कर रही है, लाइक जो कि सांजी की जैसी दिखती है भाई, उसको प्रोटेक्ट कर रही है। ये बाकी भी कुछ डक जैसे ही दिख रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है ये विंस्मोक फैमिली के डक हो, मतलब बाल वाल सब उन्हीं के जैसे कर रखे हैं भाई। कौन सा जानवर है मेरे को नहीं पता, तुम बताना एक बारी। बट हाँ रीजू उससे डक को प्रोटेक्ट कर रही है, हम लोग को यही दिखाया गया, मतलब मजाक वजाक चल रहा है भाई यहाँ पे यार, जो भी है एक मजाक करने के लिए कवर स्टोरी थी। हम चलते हैं आगे चैप्टर की तरफ और चैप्टर की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होती है। लूफी ने देख के ईमू के मुंह पे घूसा मारा था, हम लोगों ने देखा था कि ईमू के मुंह से खून निकल चुका है एंड यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो वाला सीन बिल्कुल परफेक्टली जहाँ पे लूफी ने जो घूसा मारा भाई ईमू बहुत ही दूर तक उड़ता हुआ गया है एंड यहाँ पे लोकी भी इसी चीज को देखकर एंजॉय कर रहा है फिलहाल, क्योंकि उसकी भी फटी पड़ी थी। एंड मैं बस इस पैनल के अंदर तुम लोग को एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाना चाहूंगा भाई, हाकी देखो तुम, लूफी ने जो अटैक में हाकी को अपने यूज करा है भाई, देख के मजा आ रहा है पैनल के अंदर। अब यहाँ पे तुम लोग सोचो लूफी ने इतना खतरनाक अटैक करा ईमू के ऊपर, मतलब देख के घूसा मारा एंड यहाँ पे ईमू क्या कर रहा होगा, वो भाई हवा में उड़ते हुए ओमेन का यूज करके लूफी और लोकी के पास भेज रहा है, दोनों हाथों का यूज करके। यहाँ पे लोकी यही बोल रहा होता है लूफी काफी तगड़ा हिट मारा तूने, बढ़िया किया यार, चोट वोट तो लगी होगी उसको। एंड यहाँ पे लूफी यही बोल रहा होता है लोकी भाई तू काफी देर से फाइट कर रहा है, मैं तेरे को एक ही बात बोलूंगा तू यार थोड़ा सा आराम आराम कर ले। बट यहाँ पे लोकी बोलने लगता है पागल है क्या, मेरे को बोल रहा है आराम करने को, समझता क्या तू अपने आप को। खैर शायद से जिस टाइम पे ये लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे ना उसी टाइम पे ईमू ने अपने ओमेन से इन लोग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी थी। फिलहाल तो ये बच गए थे, बट अब हम लोग को दिखाया जा रहा है वो जो ओमेन की फ्लेम्स हैं, एक वो लूफी के पास आके बैठ चुकी है और एक लोकी के पास आके बैठ चुकी है, तुम समझ रहे हो। और जो भी वो फ्लेम्स है ऐसा लग रहा है उनके पास अपनी विल है, उनके पास अपना चेहरा है, वो खुद की मर्जी से भी अटैक कर सकती हैं ऐसा लग रहा है। यहाँ पे लूफी और ईमू थोड़ा थोड़ा आमने सामने आ भी चुके हैं। लूफी ब्लैक फ्लेम्स को देखकर यही सोच रहा होता है कि यार ये छोटी छोटी सी चीजें क्या है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। बट इतने में हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी को जो भी वो ब्लैक फ्लेम्स हैं वो अपनी हीट से परेशान तो कर रही हैं। लूफी को लग रहा होता है कि शायद से कुछ हो रहा है उसको, बट असल में ये ब्लैक फ्लेम्स उसके ऊपर अपना जादू चला रही है, मतलब उसके ऊपर अटैक ही कर रही है। बट ईमू को पास से देखने के बाद लूफी भी बोल रहा है कि पास से देखने पर ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है दिखने में। एंड यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है ईमू का सीन जो कि शायद से अपने ओमेन को यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम लोग को उसी जगह पे जाना है, यानी कि ईमू ने पहले भी चेस्ट पे अटैक करा था लोकी के। एंड यहाँ पे उसके ओमेन जो भी फ्लेम्स है उनके पास जो अपनी विल है वही समझ चुके हैं इस बात को, क्योंकि वो दोनों की दोनों जो भी फ्लेम्स हैं वो जाके सीधा लोकी के वहीं पे चेस्ट पे फाड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड एक चीज और दिखाता हूं मैं तुम लोग को, जो अब ईमू करने वाला है वो अपने एक हाथ से ओमेन को यूज करने की तैयारी कर रहा है। बट तुम लोग को एक चीज देखनी पड़ेगी कि ईमू की लेफ्ट वाली आई हम लोग को अभी भी नहीं दिखाई जा रही और राइट वाली आंख जो है उसकी वो बिल्कुल रिनेगान की जैसी है। तो ऐसा तो नहीं है कि ईमू की लेफ्ट आंख हम लोग को इसलिए ना दिखाई जा रही हो क्योंकि उसके अंदर ही सारी पावर्स हो, क्योंकि वो ओमेन का यूज करते वक्त अपनी आंखों के आगे ला रहा है बिल्कुल। और पिछले वाले चैप्टर के अंदर जैसा हम लोग को बताया भी गया था कि गनको की आंखों के अंदर ईमू को इंटरेस्ट था, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ये आंखों के साथ कुछ कर रहा है एक्सपेरिमेंट वगैरह। ईमू कम उरुचि मारू ज्यादा लग रहा है। एंड यहाँ पे ईमू धीरे धीरे करके पूरी ब्लैक फ्लेम्स को बिछाता है लोकी की चेस्ट तक एंड स्टिग्मा बोलते ही वो एकदम से फ्लेम सारी की सारी दोबारा से वही ब्लैक कलर की स्वॉर्ड बन जाती हैं। इस बार वो तलवार इतनी डिस्टेंस से बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है एंड लोकी को पूरा फाड़ दिया गया बीच में से, यहाँ तक कि आर पार हो चुकी है वो तलवार। काफी ज्यादा खतरनाक अटैक है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा लोकी कैसे इस ब्लो को सहने वाला है। बट अगर स्टिल लोकी खड़ा हो जाए भाई बहुत बड़ी बात है, अगर गिर के भी उसको होश है तब भी बहुत बड़ी बात है। इतनी देर तक इस स्टोरी के मेन विलन से फाइट करना कोई आसान काम नहीं है। अब यहाँ पे ईमू के उस अटैक को खाने के बाद लोकी जाके घुस गया सीधा उसी वाली बर्फ के अंदर जिसके अंदर उसने गनको को कैद कर रखा है। बट तुम लोग मानोगे नहीं, वो बर्फ के अंदर इतना बड़ा साइज होने के बाद भी घुस चुका है एंड उस बर्फ को कुछ भी नहीं हुआ, जिस चीज को देखकर जिनबे, ऊसोप, नामी, फ्रैंकी सब के सब शॉक्ड हो चुके हैं। ये क्या चल रहा है, ये बर्फ ही थी ना असल में, इन लोग को टच करके पता करना पड़ रहा है, ये लोग को ये चेक करना पड़ रहा है कि वो बर्फ ठंडी है कि नहीं है। बट स्टिल ये लोग ये चीज नहीं समझ पा रहे कि ये भाई हो कैसे रहा है। इतना बड़ा इंसान एक छोटे से बर्फ के टुकड़े पे गिरने
गिरने के बाद तोड़ क्यों नहीं पा रहा उस चीज को, ये बर्फ है कि क्या है। एंड हम लोग को इसका राज बताया भी गया था कि ये सिर्फ लोकी के रागनीर से ही टूट सकता है क्योंकि उसी ने जमाई थी ये बर्फ। और क्योंकि ये सब बार बार बर्फ को चेक कर रहे होते हैं तो नामी इनको गालियां भी दे रही है, तो तुम पागल वागल हो क्या। एंड यहाँ पे क्योंकि लोकी सीधा आके बर्फ के अंदर घुस चुका है तो यहाँ पे जो भी उसके हाथ में रागनीर होता है वो गिर जाता है उसके हाथ से छूट के हवा में। एंड यहाँ पे वो जा रहा है सीधा उसी बर्फ की साइड पे, यहाँ पे वो रागनीर सीधा जाके लगता है उसी बर्फ के ऊपर। एंड ये लोग आपस में यही बात कर रहे हैं कि भाई लोकी हार गया, क्या चल रहा है यहाँ पे, इन लोग को तो यकीन नहीं हो पा रहा। बट इतने में हम लोग को दिखाया जा रहा है लोकी की छाती पूरी फट चुकी है। एंड यहाँ पे रागनीर यानी कि वो स्क्विरल पागल हो रहा होता है, यहाँ पे बर्फ पिघलना चालू हो चुकी है क्योंकि जो बर्फ इसने जमाई थी वो यही पिघल सकता है। एंड यहाँ पे बर्फ पिघल रही है जिसको देखकर ब्रूक शॉक्ड हो चुका कि भाई बर्फ पिघल रही है। एंड यहाँ पे प्रिंसेस शूरी भी दिख पा रही है, तो यहाँ पे बर्फ के पिघलने का मतलब है प्रिंसेस शूरी अब बाहर आने वाली है। यहाँ पे सीन आता है हमारे गोट लूफी की तरफ जो कि पेड़ को उठा के सोच रहा होता है फेंक देगा सीधा ईमू की साइड पे। बट ईमू अपने ओमेन का यूज करके जो भी ओमेन उसने लूफी के ऊपर चिपकाया हुआ होता है वो अटैक करने वाला होता है। बट इतने में ही लूफी जो भी अपना कोट होता है क्योंकि उस पे ओमेन चिपका हुआ होता है तो वो उस कोट को ही फेंक देता है। एंड इतने में ही ईमू अपनी पूरी जान लगा के वही वाले स्टाइल में ओमेन से बहुत ही गंदे तरीके से अटैक करता है। उस ओमेन वाले अटैक के अंदर पूरी की पूरी हाकी कोटेड कर रखी है उसने। बट यहाँ पे लूफी गोट हमारे नीचे चले जाते हैं, लाइक ऐसे अटैक को डोज कर दिया जैसे हलवा पूड़ी हो भाई। यहाँ पे सीन आता है जोरो वाली साइड पे, मतलब कुछ विलेज वाली साइड पे आया सीन। एंड यहाँ पे पोर्ट पे हैं ये लोग जहाँ पे सोमर्स इन सबको ले जाने की तैयारी कर रहा है बच्चों को। एंड यहाँ पे जोरो यही बोल रहा होता है 3 में से एक डीमन तू यहाँ पे क्या कर रहा है। बट यहाँ पे सोमर्स बोलता है अरे हाँ तू एक स्ट्रॉ हैट का मेंबर है ना, बट ये बता तू यहाँ पे क्या कर रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले तो तू विलेज में था। बेटा यहाँ पे मत आ, पिट विट जाएगा, चला जाए यहाँ से। बट यहाँ पे जोरो इसका जवाब देता है देख मेरी बात को सुन, तूने हमारा मजा खराब करा है क्योंकि हम अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए आए थे एल्बाफ वालों से। बट यहाँ पे सोमर्स बोल रहा होता है अच्छा मजे की बात कर रहा है, तो अच्छा मजे की बात कर रहा है क्या तू, मैंने तो बस तुम्हारे आके 10-12 बच्चे उठाए हैं और बाकी के जो बच्चे कुछ बच्चे हैं उनको भी मेरा दोस्त गया उठाने के लिए। तो सोमर्स यहाँ पे बता रहा है कि किलिंगम गया हुआ है बाकी बच्चों को लेने के लिए। बट इतने में यहाँ पे जोरो बोलता है तेरे को पता है मेरे क्रू का भी एक मेंबर गया हुआ है वहाँ पे, तो मेरे को लग नहीं रहा कि तेरा दोस्त भी वापस आ भी पाएगा क्योंकि पिटने वाला ना वो वहीं पे। बट यहाँ पे सोमर्स बोलता है कि वहाँ पे वो करने क्या गया है। एंड यहाँ पे जोरो अपना चैट वाला रिप्लाई करता है, वो बोलता है उसको मारने के लिए, वो खत्म कर देगा उसको और क्या। बट जोरो की ये वाली लाइन सुनते ही गुस्से में आता सोमर्स, उसका ईगो हर्ट कर जाता है। एंड यहाँ पे वो सीधा अपनी थॉर्न्स वाली स्वॉर्ड से अटैक कर देता है जोरो के ऊपर। बट जोरो ने यहाँ पे अटैक को डॉज भी कर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाने वाली है बहुत ही खतरनाक फाइट। एंड यहाँ पे सोमर्स जोरो को यही बता रहा होता है इस टाइम पे ओमेन की पावर्स के साथ हम लोग बहुत ही ज्यादा इनविंसिबल है, पंगा लेना तुम्हारे लिए भारी पड़ने वाला है। एंड अब जो पार्ट शुरू होने वाला है वो स्पेशली सांजी के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अंदर सांजी का पूरा ऑरा फार्मिंग करते हुए हम लोग को दिखाया गया है। एंड यहाँ पे चैप्टर का टाइटल जो है ना वो भी सांजी ने ही बोला पड़ा है, मतलब जो वो बोल रहा था ना कि रिंग लीडर या फिर सोर्स ऑफ ट्रबल वाला जो भी उसने बोला था सब के सब सांजी के वर्ड्स हैं। पूरा चैप्टर का टाइटल और समझ लो रेफरेंस सांजी के ऊपर ही है। खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेस्टर्न विलेज की साइड पे सीन आता है जहाँ पे रेन गॉड एमएमए ज़ाज़ा का यूज करके किलिंगम बच्चों को किडनैप करने की तैयारी कर रहा है और यहाँ पे सांजी भाई आके अपनी सिगरेट विगरेट जला के अपना ऑरा फार्मिंग कर रहे हैं। सांजी सिचुएशन को एनालाइज करके यही बोलता है पहली सिचुएशन तो ये है, पहली सिचुएशन ये एमएमए मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जायंट से भी ज्यादा बड़ा है, बट मेरा रिस्पॉन्स ये है कि मैं फाइट में तो पार्ट नहीं लेने वाला। बट यहाँ पे एल्बाफ के बच्चे जो है उनकी जो मदर्स है वो रो रही है, तो सांजी भाई वुमेन्स को रोता हुआ नहीं देख सकता एंड वी नो व्हाई। बट सांजी भाई यहाँ पे ये बताते हैं कि यार जो मॉन्स्टर है वो भी वुमेन है, कितनी बड़ी विपत्ति है भाई इस बंदे के लिए, वो को भी लात नहीं मार सकता, लेडीज की रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा करता है सांजी। एंड सांजी यहाँ पे लास्ट में यही बोलता है मैं बट किसी को रोता हुआ भी नहीं देख सकता, फाइट में पार्ट भी नहीं ले सकता, तो इसका मतलब ये है मैं इसके रिंग लीडर को मार सकता हूँ जो ये सब का सब मैनेज कर रहा है यानी कि किलिंगम। यहाँ पे सांजी लिटरल अटैक कर देता है किलिंगम के ऊपर, बट किलिंगम बहुत आसानी से उसको डॉच कर देता है। सांजी बोलता है चाहे जायंट्स तेरे को भूल जाए, रिंग लीडर जो भी तू यहाँ पे कर रहा है ना ये सारी चीजें तेरे को नहीं छोड़ने वाला मैं, मेरी नजर से गायब नहीं हो पाएगा तू। यहाँ पे किलिंगम बोलता है भाई एक तगड़ा होना और इनविंसिबल होना मतलब जिसको तुम मार ही ना पाओ क्यों फाइट करोगे भाई तुम उससे, तुझे सच में लग रहा है तू मेरे को हरा पाएगा, अगर तूने मेरे को हरा दिया ना मेरी पावर चाहे गायब हो जाए, बट चले काम कर ट्राई करके देख ले, तू मेरे को हरा के देख ले, तू रेन गॉड ज़ाज़ा को हरा के देख ले और बच्चों को बचा के दिखा दे, मैं तेरे को मान जाऊंगा। किलिंगम ने यहाँ पे पूरी खुली चुनौती दी है इस टाइम पे सांजी को। यहाँ पे सांजी बोलता है असल बात यह मैं तेरी वीकनेस को जानता हूँ। किलिंगम हंसते हुए बोलता है अच्छा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बट यहाँ पे सांजी बोलता है मैं तेरे को दिखाने वाला हूँ। बट इतने में किलिंगम बहुत ही तगड़े तरीके से जो भी उसके हाथ में वो त्रिशूल टाइप का एक वेपन है उससे अटैक करके सांजी को उड़ा देता है। सांजी जाके सीधा घुसता है एक घर के अंदर, जायंट के घर के अंदर जहाँ पे घर टूट चुका है। एंड यहाँ पे उसको गबान का फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे गबान जोरों से पूछ रहा था कि भाई तेरे को पता है तेरा जो कैप्टन है वो
योंको है, को बचा पाएगा इस तरीके से, जहाँ पे तू कॉन्करर हाकी को ऐसे इग्नोर कर रहा है, तेरे को पता भी नहीं है इस चीज के बारे में। बट यहाँ पे इतने में सांजी उसी टाइम पे गबान के पास आया था, वो पूछ रहा था मेरे बारे में भी तो कुछ बताओ। सांजी बोलता है गबान भाई मेरे अंदर होगी कॉन्करर हाकी। एंड यहाँ पे गबान बोलता है हाँ। सांजी बोलता है सच में। एंड यहाँ पे सांजी को गबान बताता है तेरे को अगर सच में लूफी को किंग ऑफ द पायरेट्स बनते हुए देखना है तो तेरे को खुद को पहले किंग बनाना पड़ेगा। बट गबान ने यहाँ पे ये बोला बी या किंग पहले, कि मतलब तेरे को पहले राजा बनना पड़ेगा। एंड जिसके बाद बिल्कुल फाइनल पेज के अंदर हम लोग को दिखाया जाता है लूफी। बहुत ही कम टाइम पे ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जहाँ पे लूफी गुस्से के अंदर है एंड वो ईमू के सामने खड़ा हुआ है। यहाँ पे ईमू बोलता है जॉय बॉय तो तू वापस आ ही गया। एंड यहाँ पे लूफी गुस्से में आता है और भी ज्यादा, वो यूं बोलने लगता है मेरा नाम भाई, मेरे को मेरे नाम से बुलाया करो, फालतू चीजें मत बोला करो मेरे को, मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं वो बंदा हूँ जो कि किंग ऑफ द पायरेट्स बनने वाला है। तो यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट के सरताज के आगे, यानी कि इस दुनिया के सरताज के आगे मेन विलन कर रहे थे अब तक तो हम, बट उसके आगे ही घोषणा कर दिया है। अब तो ऐसा लगने लगा कि ब्लैक बियर्ड ही है फाइनल विलन सच में। बट फिलहाल ये वाला चैप्टर यहीं पे एंड हो चुका है इस बहुत ही तगड़े ट्विस्ट प्लॉट के साथ। ये अगले वाले चैप्टर के अंदर लूफी कैसे पिटने वाला है या पेलने वाला है, जो भी होने वाला है इसका प्रेडिक्शन मैं तुम लोग पे छोड़ता हूँ। कमेंट करके बताना कौन किसको पेलने वाला है, बट तुम आपस में कमेंट में लड़ाई मत करना। इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।